टेंथ वाले स्टूडेंट्स जल्दी से ऑनलाइन हो जाओ भाई, फटाफट। अभी तक कोई नहीं हुआ। आज इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट होने वाला है, आप लोग ज्वाइन करें क्लास। जल्दी से कर लो। इलेक्ट्रिक करंट फिजिक्स का चैप्टर है, इलेक्ट्रिक करंट। आप लोग 5:35 के बाद हमेशा रेडी रहिए। 5:35 तक हम लोग को हम लोगों को क्लास ज्वाइन कर ही लेना है। स्टार्ट करूं? पता नहीं और लोग कितने। इलेक्ट्रिक करंट में ये फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, जिसमें कुछ टर्म्स आएंगे। उन टर्म्स का सिंबल और एसआई यूनिट पहले हम लोग लिख लें। सिंबल्स एंड एसआई यूनिट। चलिए, पहला है चार्ज। चार्ज को हम लोग सिंबलाइज करेंगे क्यू से, और इसका एसआई यूनिट होता है ओ। चार्ज का यूनिट कूलॉम। दूसरा है इलेक्ट्रिक करंट, सिंबलाइज एम्पियर। फिर तीसरा टर्म आता है पोटेंशियल, और पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट, एसआई यूनिट वोल्ट। ये फिजिकल टर्म्स में जो इलेक्ट्रिसिटी में आएगा। एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक करंट। तीसरा है फोर्स रेसिस्टेंस, ओम। सिंबल वर्क डन, या इसको रेसिस्टेंस को आर से, वोल्टेज या पोटेंशियल को पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और एसआई यूनिट जूल्स।
जोशुआ सिंबल जैसे देते हैं, वर्क डन डब्ल्यू, फिर टर्म्स आएगा रेसिस्टेंस आर, एक वर्ड आएगा रेसिस्टिविटी, सिंबल प्रो, ऐसा यूनिट ओम, मीटर, या सिंबल में लिखे तो इस तरह ओम मीटर, चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, वर्क डन, रेसिस्टिविटी, करंट, पावर, पीस, और एसआई यूनिट वाट। ये सारे टर्म्स आएंगे इलेक्ट्रिक करंट में। फिजिकल टर्म्स हो गए, इन्हें आप याद कर लें एसआई यूनिट के साथ। कितने लोग जुड़ चुके हैं? चलिए, सुहानी, मानसी, पीयूष, दीपक, अंकित, अंकित, दिवाकर को इन्फॉर्म कर देना यार, पता नहीं उसका नाम दिख नहीं रहा है। आदर्श, ओके, चलिए। दिवाकर को किए थे क्या अंकित? बहुत ज्यादा वो क्यूरियस था, उसको पता नहीं पता है कि नहीं, जरा कंफर्मेशन कर देना। ठीक, इसको नोट डाउन कर लें आप लोग, फिर चलते हैं इसके आगे। कुछ फॉर्मूलाज आएंगे हम लोग को, जिसको कि डिस्कस करना है। हो गया होगा। चलिए, इससे और आएंगे वैसे सिम्बॉल्स वगैरह दिया जाएगा। जैसे एक पहला है कूलॉम्स लॉ,
F is equal to K into Q1 into by R square small r square. ये कूलॉम्स लॉ है, इसको हम लोग, हालांकि कूलॉम्स लॉ पढ़ना नहीं है लेकिन फिर भी चलो, V इज इक्वल टू W बाई Q, ये W का मतलब वर्क बाई चार्ज, लिखते चले आप लोग साथ में, चार्ज वर्क बाई चार्ज। दूसरा फॉर्मूला आएगा आपका करंट का, I is equal to charge by time, charge by time, या Q is equal to N into E, N number of electron, E charge on one electron, जो होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Ohm's law, B is equal to I into R. पहला फॉर्मूला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, B is equal to I into R. छठा फॉर्मूला, रेसिस्टेंस का, तो into L by A, resistivity L, length of conductor, A, area of cross section of the conductor. सातवां फॉर्मूला, पावर का, रेसिस्टेंस का, रेसिस्टेंस तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, और इक्विवेलेंट R R1 plus R2 plus R3, RS का मतलब हो गया इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। कुछ फॉर्मूला और मिलेगा, RP यानी कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन 1 by R1 1 by R1 1 by R2
प्लस 1/r। नाइन्थ फॉर्मूला है पावर का, वर्क डन बाय टाइम, रेट ऑफ वर्क डन को पावर बोलते हैं, इज इक्वल टू ई आई या फिर आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर आर। 10वां फॉर्मूला हीट का है, आई स्क्वायर आर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जल्दी से नोट डाउन करें हम। हो गया, रब करूं? ये सारे फॉर्मूला को 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चार्ज के बारे में समझते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिसिटी में ये तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो क्लास में देख लीजिएगा, इसका रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। जब चाहे उसको हर एक वीडियो को यदि समझ में जिनको नहीं आया वीडियो को दोबारा देखेंगे और देखने के बाद आपको लगे फिर भी प्रॉब्लम लगे तो जरूर कांटेक्ट करें या फिर कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम मेंशन करें या फिर टेलीग्राम पर ही मेरे को मैसेज कर सकते, मैं आपका प्रॉब्लम दूर करूंगा। देखिए इलेक्ट्रिक करंट 8 से ही हम लोग पढ़ते आए हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? टू ऑफ चार्जेस। फिर बात होती है चार्ज क्या है, तो चार्ज के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, याद होगा। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। 9th क्लास में हम लोग चार्ज पार्टिकल के बारे में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं। चार्ज पार्टिकल्स, ये चार्ज पार्टिकल्स के फ्लो को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ये तो पढ़ते आए हैं, 8th में भी पढ़े थे, अब थोड़ा इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। चार्ज देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज में चार्ज का दो मोड है, स्टैटिक चार्ज और मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। चार्ज को सिंबलाइज करेंगे हम लोग किससे? तो लेटर क्यू और इसका एसआई यूनिट कूलॉम है। कूलॉम को सी से भी हम लोग कूलॉम पर सिंबल सी से देते हैं। अब चार्ज के बारे में देखा जाए तो ये एक फंडामेंटल या यूं कहें कि बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। जैसे हर एक सब्सटेंस में उसका कुछ न कुछ मास होता है, उसी तरह वो सब्सटेंस चार्ज पार्टिकल एटम से बने होते हैं और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, दो तरह के चार्ज पार्टिकल्स पाए जाते हैं। हमने 8th क्लास में ये भी पढ़ा था कि किसी ऑब्जेक्ट को कैसे चार्ज करते हैं।
चार्ज के बारे में और भी चीजें हमने पढ़ी थी। ये दो चार्ज, कोई भी ऑब्जेक्ट यदि पॉजिटिवली चार्ज है या फिर नेगेटिवली चार्ज है तो उसके लिए दो सब एटॉमिक पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल हैं। कौन कौन? एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा प्रोटॉन। अब इनिशियली एटम को किसी एटम के नाम इस चीज हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं और हर एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे इक्वल चार्ज होते हैं। यदि इसका एब्सोल्यूट चार्ज याद होगा तो इलेक्ट्रॉन का भी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम लेते थे और प्रोटॉन का भी चार्ज एब्सोल्यूट चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम लेते थे। लेकिन दोनों का नेचर अलग अलग है। एक को नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को यदि नेगेटिव मानते थे तो प्रोटॉन को पॉजिटिव माना जाता था। अब कोई ऑब्जेक्ट है वो यदि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसका मतलब क्या हम लोग इससे निकालेंगे कंक्लूजन? ये क्या कंक्लूजन आप निकालोगे? यही ना कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है, इसलिए वो सब्सटेंस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। कोई भी सब्सटेंस यदि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो इसका मतलब हुआ कि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर बराबर है। हर एक प्रोटॉन पर जितना चार्ज होता है उतनी ही चार्ज किस पर होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर भी होता है। अब सोडियम के एटम में सपोज करो, सोडियम का एटम याद करो, क्या मास नंबर 23 होता था, एटॉमिक नंबर 11 होता था। यदि सोडियम का एटम लेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन 11 और प्रोटॉन भी 11 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12 लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 यानी न्यूट्रल होता है। तो ये दो यदि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ये भी पढ़े थे कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में होते हैं। 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन कहाँ मिलेंगे? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में चूंकि प्रोटॉन है इसलिए न्यूक्लियस हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पाए जाते हैं? तो डिफरेंट ऑर्बिट्स में। इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल में आपको बच गया 2 यानी कि 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन याद करो 2 8 1 होता था। अब इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट शेल में है इनका आसानी से इनका ट्रांसफर किया जा सकता है एक एटम से दूसरे एटम में। बोर्ड थ्योरी में भी 9th में पढ़े थे कि इलेक्ट्रॉन को यदि एनर्जी दी जाए, एनर्जी करने का मतलब कि लाइट एनर्जी या लाइट एनर्जी दी जाए या हीट एनर्जी दी जाए तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपने शेल को जम करके बाहर निकल सकते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि कोई एक इलेक्ट्रॉन भी निकल गया तो अब तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन का भी यार ट्रांसफर हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो अब तो 10 ही इलेक्ट्रॉन रह गए ना, 10 इलेक्ट्रॉन रह गए और एक मिनट, एक मिनट चार्जर में बैटरी हो। ये अब यदि इसमें देखा जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 रह जाएंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन 11। तो ये एटम आपको पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा या नहीं? इस एटम को चार्ज कर, एक मिनट,
अब किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने का तीन तरीका था। पहला चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दूसरा चार्जिंग बाय इंडक्शन और तीसरा था चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में हो गया कि सपोज करो दो बॉडी है ए और बी, और ए बॉडी में दूसरा बॉडी, सपोज करो बॉडी ए और बॉडी बी, दो चार्ज बॉडी है। अब मान लो, सपोज करो कि इसमें 2000 इलेक्ट्रॉन्स है और 2000 प्रोटॉन्स है। ये सब्सटेंस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इस सब्सटेंस में सपोज करो 8000 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8000 है और 8000 आपको प्रोटॉन्स भी है। अब यदि हम लोग दो ऑब्जेक्ट को यदि रब करें, उनके बीच फ्रिक्शन पैदा करें, तो पॉसिबल है कि हीट जनरेट होता है, फ्रिक्शन से हीट जनरेट होता है, और वो फ्रिक्शन से ये इलेक्ट्रॉन्स का एक एटम से दूसरे एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में ट्रांसफर पॉसिबल है। इलेक्ट्रॉन्स का, प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में होते हैं, प्रोटॉन्स का ट्रांसफर स्पेशल केसेस में ही होता है, जनरली फ्रिक्शन और कंडक्शन में नहीं होता है। तो हम लोग मान के चल सकते हैं कि प्रोटॉन का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। अब मान लीजिए कि इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन जम करके इसमें आ जाए। सपोज करो कि 1000 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया फ्रिक्शन के दौरान बी से ए में। तो बी से ए में जब आएगा तो अब इसमें नंबर, ये तो इनिशियली दिख रहा था कि 2000 प्रोटॉन्स और 2000 इलेक्ट्रॉन्स थे, और बी में 8000 इलेक्ट्रॉन्स और 8000 प्रोटॉन्स। यदि इसका 1000 इलेक्ट्रॉन फ्रिक्शन के दौरान बी से ए में आ जाए, तो अभी अब आपको ए में कितने इलेक्ट्रॉन्स नजर आएंगे जी? 2000 पहले से और 1000 और आ गया, यानी कि 3000 इलेक्ट्रॉन्स ए में अभी दिखाई पड़ेंगे, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वही का वही 2000 प्रोटॉन्स। इसमें बी में देखा जाए तो 1000 इलेक्ट्रॉन 1000 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो चुका है किससे? बी से ए में। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स कितने दिखेंगे? 7000 और प्रोटॉन 8000। अभी बताओ कि इस बी में देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम हो गई और नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो गए, यानी ये सब्सटेंस पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और ये सब्सटेंस नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। सही है। इस तरह से ये दोनों बॉडी चार्ज हो गए। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब यदि इन दोनों बॉडी को, ए को जो कि हो चुका है हमारा नेगेटिवली चार्ज, और बी हो गया क्या? पॉजिटिवली चार्ज। अब इन दोनों के बीच हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो अभी क्या होगा? फ्रिक्शन के दौरान एक नेगेटिवली चार्ज होगा तो दूसरा पॉजिटिवली चार्ज होगा। सही है। ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हुआ। आते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन में क्या करना है कि मान लो कि दो बॉडी है, एक बॉडी ए है और दूसरा बॉडी बी है, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में, बॉडी ए और दूसरा बॉडी बी, दोनों इनिशियली न्यूट्रल है, यानी कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ए में नजर आ रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बी में नजर आ रहे हैं। अभी यदि हम एक के पास कोई चार्ज बॉडी लाते हैं, सपोज करो कि मान लो एक करीब हम लोग ले आए
कोई चार्ज बॉडी जो पहले से ही पॉजिटिवली चार्ज है, इस बॉडी को टच नहीं करा रहे हैं, जस्ट इसको ए के करीब लाया गया तो पहले से क्या है, तो पॉजिटिवली चार्ज है। पॉजिटिवली चार्ज होने का मतलब कि ये जो बॉडी हम लोग ए के करीब लाया है, ये इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन से कम है, तभी तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है। अब मान लो इस बॉडी का नाम दे दो सी। अब इस सी को ए के काफी करीब रखा गया, काफी करीब रखा गया, इसके ए के, और ए और बी इनिशियली एक दूसरे के कांटेक्ट में है। ए और बी दोनों इनिशियली एक दूसरे के कांटेक्ट में है, लेकिन सी को टच नहीं कराया जा रहा है, किससे, ए से। अब ए को देखा जाए तो इनिशियली ए हमारा बॉडी ए जो था वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, यानी कि इसमें जितने पॉजिटिव चार्जेस थे उतने ही इसमें नेगेटिव चार्जेस थे, और सारे के सारे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थे। बीच में भी यानी जितने प्रोटॉन्स और उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये इनिशियली बॉडी पे चार्ज है, अरे अनचार्ज है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। आपको हमने अभी बताया कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट पॉसिबल है, फोर ऑर्बिट्स में होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन का इफेक्ट इलेक्ट्रॉन पे देखने को मिलता है। यदि ये इस पे हमारा शुरुआत में यदि ये पॉजिटिवली चार्ज था, सॉरी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, यानी कि हर जगह इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, हर जगह इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकली। लेकिन जैसे ही सी को करीब लाए ए के पास आप लाओगे तो क्या होगा, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नेगेटिवली चार्ज हैं, इस एंड पर भी है, इस एंड पर भी है, तो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स को ये अट्रैक्ट करेगा, कौन, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी सी जिसको ए के करीब लाया गया, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स आपको ये अट्रैक्ट होकर के चले आएंगे किस एंड के एंड तरफ, तो राइट एंड पर, लेफ्ट एंड पर, इस बॉडी के सारे इलेक्ट्रॉन आ गए किसके, ए के लेफ्ट एंड। ए के लेफ्ट एंड पर आने का मतलब ये हुआ कि बॉडी ए का लेफ्ट एंड नेगेटिवली चार्ज हो गया, और यहां पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी के कारण ये एंड पॉजिटिवली चार्ज हो गया। बात समझ में आ रही है? ये एंड जैसे ही सी को ए के करीब लाए, इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होकर के इस एंड पे आ जाएंगे, वो मूवेबल है। लेकिन प्रोटॉन्स या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं होता है, इसलिए इस बॉडी ए का राइट पोर्शन पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और ये वाला लेफ्ट हैंड वाला जो पोर्शन है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। अब चूंकि ये कांटेक्ट में है बी के, तो बी भी इनिशियली क्या था, इसमें सब जगह आपको प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इवनली स्प्रेड, हर जगह इलेक्ट्रॉन इवनली, यानी कि ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। अब बताओ, यदि बॉडी ए का राइट एंड पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो इस बॉडी बी में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपोजिटली चार्ज एंड के तरफ अट्रैक्ट होंगे, यानी कि ये सरप्लस इलेक्ट्रॉन्स में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं बाद में तो हर जगह थे, लेकिन इसमें से इलेक्ट्रॉन जंप करके आना शुरू कर देगा, किसमें, इसमें आना शुरू कर देगा, और इसमें रह जाएगा क्या, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन्स रह जाएंगे, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होकर के किसमें आ गए, ए में आ गए। अभी क्या करते हैं हम, ए और बी को दोनों को सेपरेट करते हैं बिना सी को हटाए हुए। अब ए को आप बताओ कि बॉडी ए और बॉडी बी, बी इनिशियली न्यूट्रल था, कुछ इलेक्ट्रॉन इसका अट्रैक्ट होकर के आ गया ए में, ए का ए में और ए में और बी का चार्ज यदि आप देखो
ए पर आप कैसा चार्ज डेवलप होगा और बी पर कैसा चार्ज डेवलप होगा आप इमेजिन कर सकते हैं। क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन जंप करके ट्रांसफर होकर के आगे अट्रैक्ट होकर के आगे बी का कुछ इलेक्ट्रॉन आ गए किसमें ए में। ए में तो पहले से ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर था, तो ये भी सरप्लस इलेक्ट्रॉन आ गया तो बॉडी ए क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक बी का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर के ए में आया तो बॉडी बी क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। ये इसको अब हम सी को हटा दें, ए और बी को हटा करके सी को अलग कर लें तो ए पर नेगेटिव चार्ज दिखेगा और बी पर आपको पॉजिटिव चार्ज। ये चार्जिंग बाय क्या हुआ, इंडक्शन। इसको हम लोग चार्जिंग बाय इंडक्शन। एक बार और सुन लो इस बात, यदि मान लेते हैं कि ये पार्टिकल या ये सब्सटेंस सी हमारा नेगेटिवली चार्ज होगा, पहले से ये नेगेटिवली चार्ज है, और ए हमारा न्यूट्रल है, बी भी न्यूट्रल है। न्यूट्रल होने का मतलब हो गया कि ए में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही प्रोटॉन्स भी है, और बी भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मतलब हुआ कि जितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें है उतने ही प्रोटॉन। कहने का मतलब कि यार 1000 इलेक्ट्रॉन्स यदि ए में है तो 1000 प्रोटॉन, बी में 2000 इलेक्ट्रॉन्स है और तो 2000 प्रोटॉन्स है। अब बताओ इनिशियली जब हम सी को करीब नहीं लाए तब तो सिचुएशन यही है, दिख रहा है बॉडी ए भी दिख रहा होगा कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब बताओ क्या ये चार्जेस का ट्रांसफर होगा, नो, क्योंकि जितने ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कुल मिलाकर के ये भी न्यूट्रल है ये भी न्यूट्रल है। एक में कोई चार्ज डिफरेंट होता तब ना अट्रैक्ट करता, दोनों तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, अट्रैक्ट किसको करेगा, इलेक्ट्रॉन का फिलहाल अभी ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन यदि ये सी जो कि नेगेटिवली चार्ज है, अब ए को आप याद करो, ए हमारा क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, हर जगह पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इवनली स्प्रेड थे, नेगेटिव चार्जेस हर जगह लेफ्ट एंड पे भी और राइट एंड पे। और बी बॉडी भी आपको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था क्योंकि इसमें जितने प्रोटॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन थे और वो भी इवनली स्प्रेड है। तो ऐसा मान के चलिए कि अब दोनों मान के क्या चलना है, ये तो दोनों क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ए बी और बी भी। अब जैसे ही हम लोग इसको ले आएंगे, किसको सी को करीब लाएंगे, किसके, तो बी के, सॉरी सी को करीब ला रहे हैं किसके, तो पार्टिकल ए के। अब इस एंड पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे यदि ये आपका नेगेटिवली चार्ज है तो क्या लिखेगा, ये नेगेटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स मूवेबल है, वो ट्रांसमिट कर सकते हैं, उनका ट्रांसफर एक एंड से दूसरे एंड पर पॉसिबल है, लेकिन प्रोटॉन्स का नहीं है। ये प्रोटॉन्स जितने भी इसमें है वो तो स्टैटिक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स आपको मूवेबल है। इनिशियली ए में जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही प्रोटॉन थे, लेकिन सी जैसे ही पार्टिकल सी या सब्सटेंस सी को जैसे ही ए के करीब लाए, इस एंड के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे उनमें रिपल्सिव फोर्स काम करेगा और वो मूव कर जाएंगे किस तरफ, राइट एंड। यानी कि बॉडी ए का लेफ्ट एंड पॉजिटिवली चार्ज हो गया क्योंकि यहाँ का जो भी इलेक्ट्रॉन इस एंड पे था वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किधर हो गया, राइट एंड पे। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स इसका नजर आएगा किधर, राइट एंड पे, यानी बॉडी ए का राइट एंड नेगेटिवली चार्ज हो गया जबकि लेफ्ट एंड पॉजिटिवली चार्ज हो गया क्योंकि यहाँ का इलेक्ट्रॉन मूव कर गया किधर, राइट एंड के कारण। क्यों मूव कर गया, क्योंकि पार्टिकल सी जो ए के करीब लाए थे वो नेगेटिवली चार्ज था, उनका रिपल्सन इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर दिया, वो चला गया बॉडी ए के राइट एंड पर, राइट पोर्शन पर। और बॉडी ए हमारा क्या है, जो फिलहाल अभी क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, ये जैसे ही इसका राइट एंड नेगेटिवली चार्ज हुआ, अब इस बॉडी बी के जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन पर भी तो रिपल्सिव काम करेगा
अब इस एंड के जितने इलेक्ट्रॉन्स बी में थे वो मूव कर जाएंगे किधर, तो बी के राइट एंड पर। बात समझ में आ रही है? यस और नो आप तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स किधर आ गए, तो राइट एंड पे आ गए। राइट एंड पे आने का मतलब हो गया कि ये एंड यानी कि लेफ्ट एंड किसका, बी का पॉजिटिवली चार्ज हो गया और राइट एंड बी का नेगेटिवली चार्ज हो गया। क्योंकि ए और बी कांटेक्ट में है तो ये इलेक्ट्रॉन्स जंप करना शुरू कर देंगे, मूव करना शुरू कर देंगे किसमें, बी में। जैसे ही ये बी में आएंगे ये पार्टिकल बी में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएगी। एक ए में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स घट जाएगा। अब बताओ इस स्थिति में बॉडी ए पर कैसा चार्ज होगा, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन थे उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन चूंकि बी में मूव कर चुके हैं इसलिए ए पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, कुछ कम हो जाएगा और ए पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। जबकि बी में जो इलेक्ट्रॉन इससे ट्रांसफर होके बी में आए वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब्सटेंस बी या ऑब्जेक्ट बी में बढ़ जाएगा, यानी कि बी में पॉजिटिव चार्जेस भी होंगे। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि पॉजिटिव चार्जेस नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बी में बढ़ रहे, आ गए किससे, ए से ट्रांसफर होके आ गए बी में। तो बी में चूंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होने के कारण ये नेगेटिवली चार्ज होगा। इसको सेपरेट कर दो, अलग कर दो। तो ए पर ए का कुछ इलेक्ट्रॉन चूंकि बी पे गया तो ए में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनिशियली से उससे कम हो गए और नंबर ऑफ प्रोटॉन तो वही के वही है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इसमें ज्यादा हो जाएगा क्योंकि तो कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए बी में भाई। तो बी में जब गया बी में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया वो बी को नेगेटिवली चार्ज कर दिया और ए को पॉजिटिवली चार्ज। ये चार्जिंग बाय इंडक्शन, सही है। अभी चार्जिंग बाय कंडक्शन के बारे में भी देख लीजिए, वो ये सारी चीजें पड़ी हुई हैं हमारे पास, पड़ा हुआ है, ये सब 8th क्लास में ही पढ़े थे। लेकिन क्योंकि आज हम लोग का इंट्रोडक्शन क्लास था, एक बार याद करा दें कि चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, कैसे कोई सब्सटेंस पॉजिटिवली चार्ज होता है, कैसे नेगेटिवली चार्ज होता है। 8th क्लास में आप इलेक्ट्रोस्कोप भी पढ़े थे जिससे हम लोग ये डिटेक्ट करते थे कि कोई भी सब्सटेंस चार्ज है या नहीं है। यदि चार्ज है तो उस पर कैसा चार्ज, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। अभी चार्जिंग बाय कंडक्शन में हम लोग आते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हुआ, चार्जिंग बाय इंडक्शन हुआ, चार्जिंग बाय कंडक्शन में। कंडक्शन में यदि हम लोग कहें तो एक मान लो एक ऑब्जेक्ट है जो कि हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मतलब ये हुआ कि इसमें हर जगह आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर है, अभी तो न्यूट्रल है। अब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जब बराबर है और इसके कांटेक्ट में हम कोई एक चार्ज बॉडी जो कि पहले से चार्ज था, सपोज करो इसका नाम ले दो क्या, ये पहले से ही पॉजिटिवली चार्ज था, ये पहले से पॉजिटिवली चार्ज था। अब ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स मूवेबल होते हैं, प्रोटॉन्स नहीं मूव करते हैं क्योंकि न्यूक्लियस से बने होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में होते हैं। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या करेगा, बॉडी बी से का इलेक्ट्रॉन जंप करना शुरू करेगा, उनका ट्रांसफर होना शुरू कर देगा किसमें, ए में। अब धीरे धीरे ए न्यूट्रलाइज होता चला जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच करके चले आए किसमें, बी से ए में। तो बी से ए में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ए बॉडी ए में होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होनी शुरू हो जाएगी। जब कमी होनी शुरू हो जाएगी तो प्रोटॉन्स की संख्या ज्यादा हो गई और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई। अभी आप बी को ए से अलग कर दो, हमने बी को हटा दिया किससे, तो बॉडी बी, ये आपको बॉडी बी में आपको पॉजिटिव चार्ज ज्यादा नजर आएंगे किसके बजाय, ये रेस्पेक्ट में तो इलेक्ट्रॉन्स के रेस्पेक्ट। ये बॉडी बी हमारा क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया।
यदि यहीं पर हम लोग ले लेते आपको बॉडी ए हमारा नेगेटिवली चार्ज होता, तब क्या होता? इनिशियली बी हमारा न्यूट्रल था, हर जगह इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर थी। अभी क्या होगा? इवनली स्प्रेड इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये पहले से बॉडी ए हमारा पहले से क्या था? तो नेगेटिवली चार्ज था। नेगेटिवली चार्ज था तो भैया बताओ, ऐसा नहीं कि प्रोटॉन से नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इस कारण नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। तो ए बॉडी ए नेगेटिवली चार्ज हो जाए, नेगेटिवली चार्ज है, और बॉडी बी, भाई आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? क्योंकि यहाँ पावर कट हो चुका है। यस और नो बताइए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे दो। आवाज आ रही है? ओके, थैंक यू। भाई दीपक, एक मैसेज आपके लिए है, अंजलि को बोल देना 8th का क्लास स्टार्ट हो चुका है, वो ज्वाइन कर ले 3 बजे से, 3:15 से, 3:15 से। दीपक, अंजलि को बोल देना 8th का क्लास स्टार्ट हो चुका है, 3:15 से स्टार्ट होता है। आज क्लास हुआ था, मेरे पास आपका नंबर नहीं था, इसलिए मैसेज नहीं कर पाए। आप जरा सा मैसेज कर दीजिएगा, अपना नंबर दे दीजिएगा, और 3:15 में ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है? मेरी आवाज आई? ओके। अभी देखो, बॉडी दिखाई पड़ रहा है ना? बॉडी ए नेगेटिवली चार्ज है और बॉडी बी इनिशियली न्यूट्रल था। जैसे ही ए को बी के कांटेक्ट में लाएंगे, क्या होगा भाई? इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें हलचल पैदा होगी, वो करना शुरू करेंगे। किस में? ए में या बी में? अब ए में जो भी इलेक्ट्रॉन लेफ्ट एंड पर है वो रिपेल होंगे कि नहीं होंगे, ये बताओ पहले। वो तो रिपेल होंगे, और वो भाग करके चले जाएंगे किस एंड पर? राइट एंड पर चले जाएंगे। तो बॉडी बी का लेफ्ट एंड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और राइट एंड क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज। अब ये एंड पॉजिटिवली चार्ज हुआ तो ए में जितने भी सरप्लस इलेक्ट्रॉन है वो किधर अट्रैक्ट होना शुरू कर देंगे? बी की तरफ। कुछ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया किसमें? ए से बी में। अब जैसे जैसे ए से इलेक्ट्रॉन बी में ट्रांसफर होगा, ए न्यूट्रलाइज होता चला जाएगा, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती चली जाएगी, और बी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे। अब इसमें ए से जो सरप्लस इलेक्ट्रॉन आए और अब बी को हम इससे अलग कर दें, तो आपको इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा नजर आएंगे, क्योंकि पहले से जितने इलेक्ट्रॉन थे वो तो थे ही, कुछ इलेक्ट्रॉन ए से आ गया किसमें? बी में। तो बताओ ये बी अब क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्जेस कम हो जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस की संख्या ज्यादा हो जाएगी। ये चार्जिंग बाय कंडक्शन हुआ, ये चार्जिंग बाय कंडक्शन हुआ। चार्जिंग बाय कंडक्शन इसको बोलेंगे। चार्जिंग बाय कंडक्शन में एक चीज और देखिए, एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। हम लोग 8th क्लास में ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार जस्ट रिमाइंड कर रहा हूं मैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रिसिटी में कोई भी चार्ज, किसी भी बॉडी को हम लोग चार्ज किए, चाहे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हो या चार्जिंग बाय इंडक्शन हो या चार्जिंग बाय कंडक्शन हो, ए और बी अपोजिट चार्ज, ए और बी पर अपोजिट चार्ज डेवलप हुआ ए और बी पर। बी मान लो पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये चार्ज एक बार जब बॉडी बी पॉजिटिवली चार्ज है तो वो चार्जेस स्टैटिक हो गए, उसमें मूवमेंट नहीं है। ए में भी एक नेगेटिवली चार्ज हो गया तो ए में भी क्या हो गया? स्टैटिक चार्ज। ये इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या है? मूव नहीं कर रहे हैं। ए में चार्जेस जो है वो स्टैटिक है, स्थिर है, उसमें मूवमेंट नहीं है। लेकिन जैसे ही इसको हम लोग कंडक्टर से जोड़ दें, दोनों को जोड़ दें, तो जोड़ देंगे तो क्या हो गया? ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, इसका मूवमेंट शुरू हो जाएगा किधर?
ए से बी के तरफ, क्योंकि बी पॉजिटिवली चार्ज है और बॉडी ए हमारा नेगेटिवली चार्ज है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट खुद ब खुद ए से बी की तरफ होता चला जाएगा। और इस वायर में जिस कंडक्टर से हमने ए और बी को जोड़ा है, इस कंडक्टर में मूविंग चार्ज मिला ना, इसी मूविंग चार्ज को हम लोग कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिक करंट। जब तक जोड़े नहीं थे इन दोनों को तब तक ये स्टैटिक चार्ज था, लेकिन जैसे ही इसको हमने जोड़ दिया किसी कंडक्टर से, ये रनिंग इलेक्ट्रॉन, फ्लोइंग चार्ज, मूविंग चार्ज बन गया और मूविंग चार्ज होने के कारण इसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अरे बस, तो चार्जिंग बाय कंडक्शन का एक और एग्जांपल देखे, आप इसका एग्जांपल पढ़े भी होंगे। मान लीजिए कि एक रूलर ले लो, ये स्केल ले लो या फिर कॉम्ब ले लो। कॉम्ब को ड्राई एयर में आप लोग रब करते हैं, तो रब करते हैं तो यहाँ पर सपोज करो तो हमारा कॉम्ब पॉजिटिवली चार्ज हो गया, मान लो 1 मिनट के लिए कॉम्ब हमारा या प्लास्टिक का स्केल हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो गया। और इसको यदि हम छोटे छोटे पेपर बिट्स के सामने लाते हैं तो ये पेपर बिट्स को क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, करता है। आप लोग देख भी चुके होंगे, पहले भी किया होगा इस एक्सपेरिमेंट को। तो ये तो चार्ज है, लेकिन ये हमारा जो छोटे छोटे पेपर बिट्स है वो तो अनचार्ज है, उसको हमने कहा चार्ज किया। तो ये क्यों अट्रैक्ट हो गया इधर, ये तो चार्ज समझ में आ रहा है। ये नेगेटिवली चार्ज था, ये पॉजिटिवली चार्ज था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिख रहा है। लेकिन इसमें ये हमारा कॉम्ब जो है वो तो पॉजिटिवली चार्ज करके लाया से ड्राई एयर से, और पेपर बिट्स जो है वो तो न्यूट्रल था, उसको तो चार्ज हम लोग किया नहीं, लेकिन फिर भी पेपर बिट अट्रैक्ट हो गया। क्यों अट्रैक्ट हुए, इसका सोल्यूशन आप लोग अब पता कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग चार्जिंग बाय फ्रिक्शन भी पढ़ लिए, चार्जिंग बाय इंडक्शन भी पढ़े, चार्जिंग बाय कंडक्शन भी पढ़े। तो इन्हीं में से, तीनों में से कोई एक इसमें अप्लाई हुआ है जिसके कारण ये अट्रैक्ट हुआ है। देखिए इसका जवाब मैं बताता हूं। अब यदि इस पेपर बिट्स को हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास से देख रहे हैं, पेपर बिट्स में सबके सब आपको पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स में इवनली स्प्रेड थे इनिशियली, और आपको इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, जितने प्रोटॉन्स थे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स थे, और सारे के सारे क्या थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर था जी शुरुआत में। लेकिन जैसे ही ये चार्ज कॉम्ब के करीब लाया गया, ये इसको अट्रैक्ट कर लिया, हुआ क्या समझ में आ रही है बात, ये पॉजिटिवली चार्ज है, और ये पेपर बिट्स जैसे ही इसके करीब ले आएंगे तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होकर के इस एंड का इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होकर के किधर आ गया, अपर सेक्शन में। लोअर सेक्शन नेगेटिवली, क्योंकि ये बॉम्ब हमारा पॉजिटिवली चार्ज था, तो सारे के सारे लोअर एंड के इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होकर के ऊपर आ जाएंगे। तो इस पेपर का अपर सेक्शन क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया, जबकि लोअर सेक्शन क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। अब बताओ, ये सेक्शन नेगेटिवली चार्ज है और ये कॉम्ब तो पॉजिटिवली ही चार्ज है, बताओ इसको अट्रैक्ट करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। समझ में आ रही बात, तो क्यों ये अट्रैक्ट किया, ये बात समझ में आई। उसी तरह आप ये भी पढ़े होंगे कि क्लाउड्स में चार्ज पार्टिकल्स के कारण, क्लाउड्स में आप लोग लाइटनिंग सुने होंगे, थंडर सुना होगा। पहले भी हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं कि यदि एक क्लाउड हमारा, सपोज करो कि इसमें स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट से बना हुआ है, तो ऐसा एजम्पशन है कि जिस क्लाउड में छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स हो, वो एयर फ्रिक्शन के कारण पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, वो एयर फ्रिक्शन के कारण पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। यानी कि स्मॉल ड्रॉपलेट्स वाले क्लाउड में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, जबकि बड़े पार्टिकल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स जिसमें होते हैं जिस क्लाउड में, वो उसमें आपको एयर फ्रिक्शन के कारण, ऐसा एजम्पशन है, वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है।
अब ये दोनों क्लाउड्स यदि एक दूसरे के करीब आएंगे तो इनका इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों टकराएगा, और टकराने के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होना शुरू होगा। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के बारे में इसमें हम लोग पढ़े थे, अर्थिंग और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। अर्थिंग का आगे भी रोल आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बोलते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स जंप करने लगे एक एंड से एक एक पॉजिटिव, यदि ये नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो अपोजिट पोल्स की तरफ अट्रैक्ट होने लगे विदाउट एनी कंडक्टर, जिसमें इंसुलेटर एयर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स इसमें जो नेगेटिवली चार्ज क्लाउड है उसके इलेक्ट्रॉन्स हवा में ही जंप करना कर देते हैं, किधर, पॉजिटिव एंड की तरफ। अब ये चूंकि ये पॉजिटिव फील्ड बनाया और ये नेगेटिव फील्ड बना, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना ये नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि चार्ज का अमाउंट इसमें काफी ज्यादा है। तो जब भी इन दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की जंपिंग शुरू हो जाएगी विदाउट एनी कंडक्टर, बीच में इंसुलेटर एयर है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो इलेक्ट्रिक अब यहाँ पे जो भी रास्ता उनको मिलेगा चार्जेस का फ्लो का, आप देखे होंगे वो लाइटनिंग के दौरान आपको फ्लैश ऑफ लाइटनिंग दिखाई पड़ता है। तो ये चार्जेस जिस रास्ते से मूव किए उस रास्ते से वो आपको लाइटनिंग में एयर के मॉलिक्यूल से ये टकराते हैं और काफी फ्रिक्शन पैदा होता है, कॉलिजन होता है एयर मॉलिक्यूल्स और चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के बीच, और वहां पे आपको 4000 अबाउट 4000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है, जिसमें हवा जलती है और जलने के कारण हम लोग लाइटनिंग देख पाते हैं, और साथ में थंडर सुनाई पड़ती है, क्योंकि बहुत ज्यादा होता है, हवा एक्सपैंड होती है तेजी से, तो वहां आपको थंडर का साउंड सुनाई पड़ता है। तो ये कहानी आपको क्लाउड्स में भी दो चार क्लाउड है, क्या आपने बताया कि यदि एक क्लाउड पॉजिटिवली चार्ज, जनरली स्मॉल ड्रॉपलेट्स वाले क्लाउड पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं, ऊपर हवा का फ्रिक्शन हवा काफी तेज चलती है, एयर फ्रिक्शन के कारण पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और हैवियर ड्रॉपलेट्स वाले क्लाउड आपको जनरली नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं। जब भी ये क्लाउड एक दूसरे के करीब आते हैं तो इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिवली चार्ज क्लाउड के इलेक्ट्रॉन हवा में जंप करके ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है, किधर, पॉजिटिवली चार्ज क्लाउड्स की तरफ। और हवा में जब वो मूव करते हैं तो जिगजैग पाथ यूज से मूव करते हैं, और उनके रास्ते में जो भी हवा का मॉलिक्यूल आएगा उनके साथ कॉलिजन होता है, कॉलिजन के दौरान हीट इवॉल्व होता है, हीट के कारण उनके रास्ते में लाइट इमिट होता है, और साथ में हीट के कारण हवा एक्सपेंड होती है और थंडर सुनाई पड़ता है। समझ में आगे बात। एक चीज और हम लोग ये भी पढ़े थे कि कभी कभी लाइटनिंग अर्थ सरफेस के पर ही गिर जाती है। अर्थ सरफेस यदि कोई हैवियर क्लाउड्स यानी हैवियर मॉलिक्यूल वाले वाटर मॉलिक्यूल वाले क्लाउड्स लोड के कारण वो अर्थ सरफेस के करीब आ जाते हैं और उसमें चार्ज, नेगेटिव चार्जेस बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो जाए, तो ये क्लाउड ग्राउंड के करीब ऊपरी सेक्शन पे, कहने का मतलब हो गया कि अपर अर्थ क्रस्ट पर इनिशियली अर्थ भी तो आपका न्यूट्रल होती है, अपर लेयर भी न्यूट्रल ही होता है, लेकिन जैसे ही इसके ये नेगेटिवली चार्ज क्लाउड अर्थ के करीब आता है, इंडक्शन के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाएंगे, रिपल्सिव नेगेटिवली चार्ज है। अब ऊपर सेक्शन में, अर्थ क्रस्ट के अपर सेक्शन में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सीधा रिपल्सन के कारण ऊपर जाएंगे, किधर, नीचे की तरफ। अब ये नीचे की तरफ मूव कर गए तो इसका मतलब हो गया कि अर्थ क्रस्ट का ऊपरी लेयर क्या हो गया, आपको पॉजिटिवली चार्ज हो, और पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और लोअर सेक्शन आपका नेगेटिवली चार्ज है, ये क्लाउड हमारा नेगेटिवली चार्ज है, फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होने का खतरा बढ़ जाता है। अब यहाँ पर यदि आपको टावर हो या कोई पेड़ हो तो ये लाइटनिंग उधर अट्रैक्ट होगा, मान लो यहाँ पेड़ ही है, कोई जा पाए,
पेड़ है, या फिर कोई भी हाई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, तो ये सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स जो इसमें है नियर बाय में जो भी उसको नियरेस्ट बॉडी दिखे, कंडक्टिंग बॉडी दिखे, उधर वो अट्रैक्ट होंगे और वो लाइटनिंग सीधा इससे होता हुआ, या फिर कभी कभी डायरेक्ट वो ग्राउंड की तरफ अट्रैक्ट होते, क्योंकि अपर क्रस्ट जो है अर्थ का वो पॉजिटिवली चार्ज हो चुका होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन भरे पड़े। अब ये इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होगा, ये डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहेंगे कि नहीं कहेंगे, यहाँ पर कोई कंडक्टर है क्या, बीच में तो एयर है, और एयर में जब जंपिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज वाला। पढ़ लो एक बार, इसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। अब इसमें इसके रास्ते में इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, तो उसके रास्ते में जो भी आएगा वो हर चीज को जला देगा। पेड़ पर गिरेगा, पेड़ जल जाता है, बिल्डिंग पे कर गिरता है, बिल्डिंग डैमेज हो जाता है। और एयर में पड़ा तो एयर के मॉलिक्यूल के साथ इन मूविंग इलेक्ट्रॉन्स का कॉलिजन होगा, कॉलिजन होगा तो यहाँ पर हीट इवॉल्व होगा, उस हीट से आपको लाइटनिंग दिखेगा, लाइटनिंग के साथ एयर का एक्सपेंशन काफी तेजी से होता है, जिससे कि हमें थंडर सुनाई पड़ता है। आगे बात, इतनी बात क्लियर है क्या? पर अब ये इलेक्ट्रिक करंट का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, चार्ज के बारे में हम लोग पढ़े। पहला फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़ाया गया है कि कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ हम लोग पढ़े हैं कि K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई एक कूलॉम का आपका दिया हुआ। ये फॉर्मूला आपको फैमिलियर फॉर्मूला है, हम लोग पिछले क्लास में ग्रेविटेशन का कुछ ऐसा ही फॉर्मूला, उसका स्ट्रक्चर भी इसी तरह का याद आ रहा है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुआ जो चार्ज बॉडी के फिक्स कर बताता हूं मैं। इसमें कई डाउट्स है, बताओ भाई, सही है? रिस्पॉन्स थोड़ा दिया कीजिए, यस और नो। देखिए हम लोग ग्रेविटेशन में पढ़े थे फॉर्मूला क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडी इज इक्वल टू G इनटू m1 इनटू m2 बाय r स्क्वायर। कुछ वैसा ही नहीं है, चार्ज मास का जगह ले लिया चार्ज, यानी कहने का मतलब ये फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ना नहीं है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन जानना कोई बुरी बात नहीं है, आप लोग देख लो 2 मिनट। मान लेते हैं कि ये बॉडी K है और इस पे चार्ज है Q1, दूसरा बॉडी P है जिसका चार्ज है Q2। अब ये Q1 और Q2 लाइट चार्ज है तो रिपेल करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल, दोनों नेगेटिवली चार्ज हो तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, और यदि एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है तो अनलाइक चार्जेस में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि फोर्स को हर हाल में लगना है, चाहे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगे या फोर्स ऑफ रिपल्सन लगे। यदि रिपल्सिव फोर्स भी लगा तो उस फोर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस बात को, इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए कूलॉम साहब ने एक फॉर्मूला दिया। ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन या फिर अट्रैक्शन, दोनों ही सूरत में फोर्स तो लगना है यदि दो चार्ज बॉडी है तो। अब इसको यदि देखा जाए तो आप कंपेयर करना, ग्रेविटेशन में हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े थे, G इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल G इनटू m1 बाय r स्क्वायर। उसमें m1 और m2 मास हुआ करता था, इसमें q1 और q2 चार्ज ऑन बॉडी A एंड बॉडी B, एंड r इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि दोनों के बीच सेपरेशन कितने का है, तो r मीटर का है। चार्ज Q1 कूलम चार्ज A पे, Q2 कूलम चार्ज B पे,
तो इनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला कूलम्ब साहब ने दिया था कि इक्वल टू, उन्होंने पहले बात क्या किया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, यानी कि प्रोडक्ट पे अमाउंट ऑफ चार्ज बढ़ाएंगे दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ेगा, चलिए अमाउंट ऑफ चार्ज को कम करेंगे तो दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घटेगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसमें जरूरी नहीं है कि दोनों का हम चार्ज बढ़ाएं तो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ेगा, कोई भी बढ़ाएंगे तो Q1 को बढ़ाया Q1 को नहीं Q2 को उसी तरह रखें, प्रोडक्ट तो बढ़ ही जाएगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ और इनका इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है किससे, तो डिस्टेंस से, स्क्वायर यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन चार्ज बॉडी, यानी कि डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो दोनों के बीच फोर्स घटेगा और डिस्टेंस को कम करेंगे तो दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ेगा। ये एकदम नेचुरल फिनोमेना है और ऑलमोस्ट हर जगह लागू, मैग्नेट में भी आप लोगे, यदि दो मैग्नेट को आमने सामने लाओ फोर्स देखोगे बढ़ता है, दूर ले जाते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स घटता है। ग्रेविटेशन में भी हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े थे, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू m1 इनटू m2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर ये फॉर्मूला कहां से आया, तो इसमें भी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों फॉर्मूला को यदि हम लोग यहाँ मिला दें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मिला दे तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इनटू Q बाय R स्क्वायर होगा। प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं यार, कांस्टेंट लगाया है कि एक दफा बता भी चुका हूं मैं। प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, इक्वल टू लगाते हैं और एक कांस्टेंट लगाते हैं Q1 बाय R स्क्वायर। यहाँ पर कांस्टेंट क्या होता था कैपिटल जी और यहाँ कांस्टेंट क्या हो गया K का वैल्यू 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्या हो जाएगा के का यूनिट हो जाएगा फोर्स यानी कि न्यूटन कूलम स्क्वायर पर, सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये के का वैल्यू होता है। देखो ये कूलम्स लॉ है, ये पढ़ना नहीं है आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको इसमें हेल्प बुक में आप लोगों का जो है जो चलता है प्रिस्क्राइब, उसमें कूलम्स लॉ एक्सप्लेन करता है, कुछ पढ़ाते हैं कुछ नहीं भी पढ़ाते हैं। तो इसकी जानकारी आप ये फॉर्मूला रखें, इस पर क्वेश्चंस भी न्यूमेरिकल्स भी हम लोग कर लेंगे। ये फॉर्मूला हमारा डिराइव हुआ, इसका डेरिवेशन है किसका, तो कूलम्स लॉ का। आप लोग चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और अब आज का क्लास यहीं तक रहेगा। आप लोग कोशिश कीजिए कि समय पर यानी कि 6:35 तक 5:35 तक हाजिर हो ही जाएगा। जो लोग एब्सेंट हैं प्लीज आ जाइए, क्योंकि कल से आपको इम्पोर्टेंट क्लास 1 by 1 पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, करंट के बारे में जानेंगे, ओम्स लॉ, उसके बाद आपको रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, साथ में न्यूमेरिकल्स, सारी चीजों के जो चीजों आप लोग नोट डाउन हुए हैं 1 by 1 होगा, ठीक है। क्लियर, आज का क्लास यहीं तक रहने दिया जाए। कोई डाउट है सर? हाँ दिवाकर डाउट होगा बोलेगा। मानसी, अच्छा प्रत्युष,
थैंक यू वेरी मच सभी को भाई, बहुत बढ़िया। लेकिन आप लोग अब कल से 35 में आ ही जाइए, वो 5 मिनट बिफोर रहो यार, क्योंकि क्लास स्टार्ट करने के बाद हमको वेट करना पड़ता है, लोग देर से ज्वाइन करते हैं। प्लीज इस बात को ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।